अध्याय 7। मशीन का आतंक। बार बार काम करना, एक ही काम को बार बार और हमेशा एक ही तरीके से करना एक खास तरह के दिमाग के लिए एक भयावह संभावना है। यह मेरे लिए भयावह है। मैं संभवतः दिन रात एक ही काम नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे दिमागों के लिए शायद मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर दिमागों के लिए बार बार काम करना कोई डरावनी बात नहीं है। वास्तव में कुछ तरह के दिमागों के लिए विचार बिल्कुल भयावह होते हैं। उनके लिए आदर्श नौकरी वह है जहां रचनात्मक प्रवृत्ति को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी नौकरियों में जहां दिमाग के साथ साथ ताकत भी लगानी पड़ती है, बहुत कम लोग ही काम करते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो नौकरी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह मुश्किल है। औसत कर्मचारी, मुझे यह कहते हुए खेद है, ऐसी नौकरी चाहता है जिसमें उसे ज्यादा शारीरिक मेहनत न करनी पड़े। सबसे बढ़कर वह ऐसी नौकरी चाहता है जिसमें उसे सोचना न पड़े। जिन लोगों के पास सृजनात्मक प्रकार का मन होता है और जो एक रास्ता से पूरी तरह घृणा करते हैं, वे यह कल्पना करने के लिए प्रवृत्त होते हैं कि अन्य सभी मन भी इसी प्रकार अशांत है और इसलिए वे उस मेहनतकश व्यक्ति के प्रति बिल्कुल अवांछनीय सहानुभूति प्रकट करते हैं जो दिन रात लगभग एक ही तरह का कार्य करता रहता है। जब आप इस पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि अधिकांश नौकरियां दोहराव वाली होती है। एक व्यावसायिक व्यक्ति की एक दिनचर्या होती है जिसका वह बहुत सटीकता से पालन करता है। बैंक अध्यक्ष का काम लगभग सभी नियमित होता है। बैंक में अधीनस्थ कर्मचारियों और क्लर्कों का काम पूरी तरह से नियमित होता है। वास्तव में अधिकांश उद्देश्यों और अधिकांश लोगों के लिए किसी न किसी चीज को नियमित रूप से स्थापित करना और अधिकांश गतिविधियों को पूरी तरह से दोहराव वाला बनाना आवश्यक है। अन्यथा व्यक्ति अपने स्वयं के परिश्रम से जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर पाएगा। कोई कारण नहीं है कि रचनात्मक दिमाग वाला कोई व्यक्ति एक नीरस नौकरी करे, क्योंकि हर जगह रचनात्मक लोगों की आवश्यकता है। कुछ लोगों के लिए स्थानों की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन हमें यह पहचानना होगा कि कुशल होने की इच्छा सामान्य नहीं है, और अगर इच्छा मौजूद भी है तो प्रशिक्षण से गुजरने का साहस अनुपस्थित है। कोई व्यक्ति केवल इच्छा करने से कुशल नहीं बन सकता। मानव स्वभाव कैसा होना चाहिए, इस बारे में बहुत अधिक धारणाएं हैं, और यह क्या है इस पर पर्याप्त शोध नहीं हुआ है। मान लें कि रचनात्मक कार्य केवल दृष्टि के क्षेत्र में ही किया जा सकता है। हम संगीत, चित्रकला और अन्य कलाओं में रचनात्मक कलाकारों की बात करते हैं। हम रचनात्मक कार्यों को केवल उन प्रस्तुतियों तक सीमित रखते हैं जिन्हें गैलरी की दीवारों पर लटकाया जा सकता है, या कॉन्सर्ट हॉल में बजाया जा सकता है, या अन्यथा प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां निष्क्रिय और नखरेबाज लोग एक दूसरे की संस्कृति की प्रशंसा करने के लिए कठिन होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य के लिए एक क्षेत्र चाहता है तो उसे वहां आना चाहिए जहां वह ध्वनि या रेखा या रंग से अधिक उच्च नियमों से निपटता है। उसे वहां आना चाहिए जहां वह व्यक्तित्व के नियमों से निपट सकता है। हमें औद्योगिक संबंध में कलाकार चाहिए, हमें औद्योगिक पद्धति में मास्टर चाहिए, निर्माता और उत्पाद दोनों के दृष्टिकोण से। हमें ऐसे लोग चाहिए जो राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक और नैतिक जन समूह को एक स्वस्थ और सुडौल समग्र रूप में ढाल सके। हमने रचनात्मक क्षमता को बहुत सीमित कर दिया है और इसका उपयोग बहुत तुच्छ उद्देश्यों के लिए किया है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे जीवन में जो कुछ भी सही, अच्छा और वांछनीय है उसके लिए कार्यशील डिजाइन बना सके। अच्छे इरादों और सोची समझी कार्य योजनाओं को व्यवहार में लाया जा सकता है और उन्हें सफल बनाया जा सकता है। काम करने वाले व्यक्ति की खुशहाली बढ़ाना संभव है, उसे कम काम करने के लिए मजबूर करके नहीं, बल्कि उसे अधिक काम करने में मदद करके। अगर दुनिया अपना ध्यान, रुचि और ऊर्जा ऐसी योजनाओं को बनाने में लगाएगी जो दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाएंगी, तो ऐसी योजनाओं को व्यवहारिक कार्य के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। ऐसी योजनाएं कायम रहेंगी और वे मानवीय और वित्तीय मूल्यों दोनों में सबसे अधिक लाभदायक होंगी। इस पीढ़ी को जिस चीज की जरूरत है वह है उद्योग में धार्मिकता, न्याय और मानवता की व्यवहारिकता में गहरा विश्वास। अगर हमारे पास ये गुण नहीं है
तो हम उद्योग के बिना ही बेहतर थे। वास्तव में अगर हम उन गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते तो उद्योग के दिन गिने चुने रह गए हैं। हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मशीनों की सहायता के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकता तो क्या उसे मशीनों का उपयोग न करने देना लाभदायक है? क्योंकि इससे उसे नीरसता का अनुभव हो सकता है और उसे भूखा मरने देना या उसे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देना बेहतर है। क्या भूख मरने से कोई व्यक्ति खुश होता है? अगर वह मशीन का उपयोग उसकी क्षमता से कम करने से खुश होता है तो क्या वह अपनी क्षमता से कम प्रोडक्शन करने और बदले में दुनिया की वस्तुओं में से अपने हिस्से से कम पाने से खुश होता है? मैं यह नहीं खोज पाया कि बार बार प्रसव पीड़ा से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है। मुझे पार्लर विशेषज्ञों ने बताया है कि बार बार प्रसव पीड़ा आत्मा के साथ साथ शरीर को भी नष्ट करती है, लेकिन हमारी जांच में ऐसा नहीं पाया गया। एक व्यक्ति का मामला था जो पूरे दिन ट्रेडल रिलीज पर पैर रखने के अलावा कुछ नहीं करता था। उसे लगता था कि इस हरकत से वह एक तरफा हो रहा है। मेडिकल जांच में यह नहीं पता चला कि वह प्रभावित हुआ था, लेकिन बेशक उसे दूसरी नौकरी में बदल दिया गया जिसमें अलग तरह की मांसपेशियों का इस्तेमाल होता था। कुछ हफ्तों बाद उसने फिर से अपनी पुरानी नौकरी मांगी। यह सोचना उचित लगता है कि रोजाना 8 घंटे तक एक ही तरह की हरकतें करने से शरीर असामान्य हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मामला कभी नहीं आया। जब भी कोई व्यक्ति अपनी जगह बदलने के लिए कहता है, हम उसे बदल देते हैं और हमें नियमित रूप से उसे बदलना चाहिए। यह पूरी तरह से संभव होगा अगर पुरुष ऐसा ही करें। उन्हें ऐसे बदलाव पसंद नहीं आते जो वे खुद सुझाते नहीं है। कुछ कार्य निसंदेह नीरस है, इतने नीरस कि ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही काम को लंबे समय तक जारी रखना पसंद नहीं करेगा। संभवतः पूरे कारखाने में सबसे नीरस कार्य वह है जिसमें एक व्यक्ति स्टील के हुड से गियर उठाता है, उसे तेल के हर टब में हिलाता है, फिर उसे एक टोकरी में बदल देता है। गति कभी नहीं बदलती, गियर हमेशा एक ही स्थान पर उसके पास आते हैं। वह प्रत्येक को एक ही संख्या में हिलाता है और वह उसे एक टोकरी में डालता है जो हमेशा एक ही स्थान पर होती है। किसी मांसपेशियों की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। वह अपने हाथों को धीरे धीरे आगे पीछे हिलाने के अलावा और कुछ नहीं करता। स्टील की छड़ इतनी हल्की है, फिर भी उस काम पर लगा व्यक्ति पिछले 8 वर्षों से यह काम कर रहा है। उसने अपना पैसा बचाया और निवेश किया है। अब तक उसके पास लगभग $40,000 है और वह उसे बेहतर काम पर लगाने के हर प्रयास का हठपूर्वक विरोध करता है। सबसे गहन शोध में एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें किसी व्यक्ति का दिमाग काम की वजह से विकृत या सुन्न हो गया हो। जिस तरह का दिमाग बार बार काम करना पसंद नहीं करता, उसे उसमें बने रहने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक विभाग में काम को उसकी वांछनीयता और कौशल के अनुसार ए, बी और सी वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 10 से 30 अलग अलग कार्य होते हैं। एक व्यक्ति सीधे रोजगार कार्यालय से सी वर्ग में आता है। जैसे जैसे वह बेहतर होता जाता है, वह बी वर्ग में चला जाता है और इसी तरह ए वर्ग में चला जाता है और ए वर्ग से बाहर निकलकर उपकरण बनाने या किसी पर्यवेक्षक की क्षमता में चला जाता है। यह उस पर निर्भर करता है कि वह खुद को किस स्थान पर रखता है। अगर वह उत्पादन में बना रहता है तो इसलिए क्योंकि उसे यह पसंद है। पिछले अध्याय में मैंने लिखा था कि शारीरिक स्थिति के कारण काम के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं किया जाता है। यह नीति 12 जनवरी 1914 को लागू हुई, जब न्यूनतम मजदूरी $5 प्रतिदिन और कार्य दिवस 8 घंटे निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही यह शर्त भी थी कि किसी को भी शारीरिक स्थिति के कारण नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए, सिवाय संक्रमण बीमारी के मामले को छोड़कर। मेरा मानना है कि अगर किसी औद्योगिक संस्थान को अपनी पूरी भूमिका निभानी है तो उसके कर्मचारियों के एक वर्ग में समाज के एक वर्ग के बराबर अनुपात में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे साथ हमेशा दिव्यांग लोग रहते हैं। शारीरिक रूप से काम करने में अक्षम इन सभी लोगों को समाज पर बोझ मानना और उन्हें दान देकर उनका भरण पोषण करना सबसे उदार स्वभाव है। ऐसे मामले भी हैं जहां मुझे लगता है कि भरण पोषण दान से ही होना चाहिए।
जैसे कि उदाहरण के लिए एक मूर्ख, लेकिन ऐसे मामले असाधारण रूप से दुर्लभ हैं और हमने पाया है कि कंपनी में कहीं ना कहीं किए जाने वाले बहुत से अलग अलग कामों में से लगभग किसी के लिए भी काम का अवसर ढूंढना संभव है, और वह भी उत्पादन के आधार पर। अंधा आदमी या अपंग व्यक्ति जिस विशेष स्थान पर उसे नियुक्त किया जाता है वहां उतना ही काम कर सकता है और उतना ही वेतन पा सकता है जितना कि पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को मिलता है। हम दिव्यांगों को प्राथमिकता नहीं देते, लेकिन हमने यह प्रदर्शित किया है कि वे पूरा वेतन पा सकते हैं। यह हमारी कोशिशों की भावना से बिल्कुल अलग होगा कि हम दिव्यांग होने के कारण लोगों को काम पर रखें, उन्हें कम वेतन दें और कम प्रोडक्शन से संतुष्ट रहें। यह सीधे तौर पर लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन यह उनकी सबसे अच्छी तरह से मदद नहीं करेगा। सबसे अच्छा तरीका हमेशा वह तरीका होता है जिससे उन्हें सक्षम शरीर वाले लोगों के बराबर प्रोडक्टिव बनाया जा सके। मेरा मानना है कि इस दुनिया में दान के लिए बहुत कम अवसर हैं, यानी दान देने के अर्थ में दान। निश्चित रूप से व्यापार और दान को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। एक कारखाने का उद्देश्य प्रोडक्शन करना है, और जब तक यह अपनी क्षमता के अनुसार प्रोडक्शन नहीं करता है तब तक यह आम तौर पर समुदाय के लिए अच्छा नहीं है। हम बिना जांच के यह मानने के लिए बहुत तैयार हैं कि सभी नौकरियों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए क्षमताओं का पूर्ण होना एक आवश्यक शर्त है। यह जानने के लिए कि वास्तविक स्थिति क्या थी, मैंने कारखाने में सभी अलग अलग नौकरियों को मशीन और काम के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया, चाहे इसमें शामिल शारीरिक श्रम हल्का, मध्यम या भारी हो, चाहे वह गीला या सूखा काम हो, और यदि नहीं तो किस तरह के तरल पदार्थ के साथ, यह साफ है या गंदा, ओवन या भट्टी के पास, हवा की स्थिति, क्या एक या दोनों हाथों का उपयोग करना है, क्या कर्मचारी अपने काम पर खड़ा है या बैठा है, क्या यह शोर या शांत, क्या इसमें सटीकता की आवश्यकता है, क्या प्रकाश प्राकृतिक है या कृत्रिम, प्रति घंटे संभाले जाने वाले टुकड़ों की संख्या, संभाले जाने वाले पदार्थ का वजन और कार्यकर्ता पर पड़ने वाले तनाव का विवरण। जांच के समय यह पता चला कि कारखाने में तब 7,882 अलग अलग काम थे। इनमें से 949 को भारी काम के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसके लिए मजबूत, सक्षम शरीर वाले और व्यावहारिक रूप से शारीरिक रूप से पूर्ण पुरुषों की आवश्यकता होती थी। 3,338 के लिए सामान्य शारीरिक विकास और ताकत वाले पुरुषों की आवश्यकता थी। शेष 3,595 नौकरियों का खुलासा किया गया था कि उन्हें कोई शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं थी और उन्हें सबसे कमजोर प्रकार के पुरुषों द्वारा किया जा सकता था। वास्तव में उनमें से अधिकांश महिलाओं या बड़े बच्चों द्वारा संतोषजनक रूप से भरे जा सकते थे। सबसे हल्के कामों को फिर से वर्गीकृत किया गया ताकि पता लगाया जा सके कि उनमें से कितने में पूरी क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है, और हमने पाया कि 670 काम बिना पैरों वाले लोगों द्वारा, 2637 पर एक पैर वाले लोगों द्वारा, 2 बिना हाथ वाले लोगों द्वारा, 715 एक हाथ वाले लोगों द्वारा और 10 अंधे लोगों द्वारा किए जा सकते हैं। इसलिए 7,882 प्रकार के कामों में से 4,034, हालांकि उनमें से कुछ के लिए ताकत की आवश्यकता थी, पूरी शारीरिक क्षमता की आवश्यकता नहीं थी। यानी विकसित उद्योग सामान्य समुदाय में शामिल लोगों की तुलना में उच्च औसत मानक पुरुषों के लिए मजदूरी का काम प्रदान कर सकता है। अगर किसी एक उद्योग या कहें किसी एक कारखाने में नौकरियों का विश्लेषण किया जाए, जैसा कि हमारे विश्लेषण में किया गया है, तो अनुपात बहुत अलग हो सकता है। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि अगर काम को पर्याप्त रूप से विभाजित किया जाए, उच्चतम अर्थव्यवस्था के बिंदु तक विभाजित किया जाए, तो ऐसे स्थानों की कोई कमी नहीं होगी जहां शारीरिक रूप से अक्षम लोग एक आदमी का काम कर सकते हैं और एक आदमी का वेतन पा सकते हैं। अपंग व्यक्तियों को जॉब पर लेना और फिर उन्हें टोकरी बुनने या अन्य प्रकार के अलाभकारी हस्तश्रम जैसे तुच्छ कार्य सिखाना आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक खर्चीले हैं, इस आशा से कि इससे उन्हें जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलेगी बल्कि निराशा से मुक्ति मिलेगी। जब किसी व्यक्ति को रोजगार विभाग द्वारा काम पर रखा जाता है तो सिद्धांत यह होता है कि उसे उसकी स्थिति के अनुरूप काम दिया जाए। यदि वह पहले से ही काम पर है और वह काम करने में सक्षम नहीं है, या यदि उसे अपना काम पसंद नहीं है, तो उसे एक स्थानांतरण कार्ड दिया जाता है
जिसे वह स्थानांतरण विभाग में ले जाता है और एक परीक्षा के बाद उसे किसी अन्य काम में आजमाया जाता है जो उसकी स्थिति या स्वभाव के लिए अधिक उपयुक्त होता है। जो लोग सामान्य शरीर मानकों से नीचे हैं, वे उतने ही अच्छे कर्मचारी हैं जिन्हें सही तरीके से रखा गया है, जितने कि वे लोग जो ऊपर हैं। उदाहरण के लिए, एक अंधे व्यक्ति को शाखा प्रतिष्ठानों में शिपमेंट के लिए बोल्ट और नट गिनने के लिए स्टॉक विभाग में नियुक्त किया गया था। इस काम पर पहले से ही 2 अन्य सक्षम लोग कार्यरत थे। 2 दिनों में फोरमैन ने सक्षम व्यक्तियों को मुक्त करने के लिए स्थानांतरण विभाग को एक नोट भेजा, क्योंकि अंधा व्यक्ति न केवल अपना काम करने में सक्षम था, बल्कि वह काम भी कर सकता था जो पहले स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। इस बचाव को और आगे बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो वह बस दौड़ से बाहर हो जाता है और उसे भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन हमेशा स्वास्थ्य लाभ की अवधि होती है, खासकर फ्रैक्चर के मामलों में, जब व्यक्ति काम करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होता है और वास्तव में उस समय तक वह काम करने के लिए उत्सुक होता है, क्योंकि सबसे बड़ा संभावित दुर्घटना भत्ता कभी भी एक व्यक्ति के वेतन जितना नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो बिजनेस पर एक अतिरिक्त कर लगाया जाता और वह कर प्रोडक्ट की लागत में दिखाई देता। प्रोडक्ट की खरीद कम होगी और इसलिए किसी के लिए कम काम होगा। यह एक अपरिहार्य क्रम है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमने बिस्तर पर पड़े पुरुषों के साथ प्रयोग किया है, वे पुरुष जो बैठ सकते थे। हमने बिस्तरों पर काले आयल क्लॉथ के कवर या एप्रन डाले और पुरुषों को छोटे बोल्टों पर नट कसने के काम पर लगा दिया। यह एक ऐसा काम है जो हाथ से किया जाना है और इस काम में मैग्नेटो विभाग में 15 या 20 लोगों को लगाया जाता है। अस्पताल के लोग इसे दुकान के लोगों की तरह ही अच्छी तरह से कर सकते थे और उन्हें नियमित वेतन भी मिलता था। वास्तव में मेरा मानना है कि उनका उत्पादन सामान्य दुकान के उत्पादन से लगभग 20% अधिक था। किसी भी व्यक्ति को तब तक काम नहीं करना पड़ता था जब तक वह खुद न चाहे, लेकिन वे सारे करना चाहते थे। इससे समय उनके हाथों में नहीं अटकता था। वे बेहतर तरीके से सोते और खाते थे और अधिक तेजी से ठीक होते थे। बहरे गूंगे कर्मचारियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। वे अपना काम 100% करते हैं। क्षय रोग से पीड़ित कर्मचारी, और आमतौर पर उनकी संख्या लगभग 1000 होती है, ज्यादातर मटेरियल साल्वेज विभाग में काम करते हैं। जिन मामलों को संक्रमण माना जाता है वे एक विशेष रूप से निर्मित शेड में एक साथ काम करते हैं। उन सभी का काम ज्यादातर बाहर होता है। रोजगार के अंतिम विश्लेषण के समय 9563 निम्न मानक पुरुष थे। इनमें से 123 के हाथ, अग्रबाहु या हाथ अपंग या कटे हुए थे। 1 के दोनों हाथ कटे हुए थे। 4 पूरी तरह से अंधे पुरुष थे। 207 एक आंख से अंधे थे। 253 की एक आंख लगभग अंधी थी। 37 बहरे और गूंगे थे। 60 मिर्गी के रोगी थे। 4 के दोनों पैर या पैर गायब थे। 234 के एक पैर या पैर गायब थे। अन्य लोगों को मामूली बाधाएं थी। विभिन्न व्यवसायों में कुशल बनने के लिए आवश्यक समय की अवधि लगभग इस प्रकार है। सभी नौकरियों में से 43% के लिए 1 दिन से अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। 36% के लिए 1 दिन से 1 सप्ताह की आवश्यकता होती है। 6% के लिए 1 से 2 सप्ताह की आवश्यकता होती है। 14% के लिए 1 महीने से 1 वर्ष तक की आवश्यकता होती है। 1% के लिए 1 वर्ष से 6 वर्ष तक की आवश्यकता होती है। अंतिम नौकरियों के लिए बहुत कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे कि उपकरण बनाना और डाई सिंकिंग। पूरे संयंत्र में अनुशासन कठोर है। कोई छोटे नियम नहीं है और कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके न्याय पर उचित रूप से विवाद हो सके। बर्खास्तगी का अधिकार रोजगार प्रबंधक तक सीमित रखकर मनमाने ढंग से बर्खास्तगी का अन्याय टाला जाता है और वह शायद ही कभी इसका प्रयोग करता है। वर्ष 1919 वह अंतिम वर्ष है जिस पर आंकड़े रखे गए थे। उस वर्ष 30,155 परिवर्तन हुए। उनमें से 10,335 बिना सूचना के 10 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहे और इसलिए उन्हें हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने सौंपी गई नौकरी से इनकार कर दिया या बिना कारण बताए स्थानांतरण की मांग की। 3,702 को छोड़ दिया गया।
स्कूल में अंग्रेजी सीखने से इनकार करने के कारण 38 लोग हटाए गए। 108 भर्ती हुए। लगभग 3000 को अन्य संयंत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। घर जाने, खेती करने या बिजनेस करने के लिए लगभग समान संख्या में लोग गए। शिक्षा विभाग के आदेश से 20 और अवांछनीय 4। हम उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी वही करेंगे जो उन्हें बताया गया है। संगठन इतना विशिष्ट है और एक हिस्सा दूसरे पर इतना निर्भर है कि हम एक पल के लिए भी कर्मचारियों को अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति देने के बारे में नहीं सोच सकते। सबसे कठोर अनुशासन के बिना हम बहुत उलझन में पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि उद्योग में ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्मचारी अधिकतम संभव काम करवाने और अधिकतम संभव वेतन पाने के लिए होते हैं। अगर हर व्यक्ति को अपने तरीके से काम करने की अनुमति दी जाए तो प्रोडक्शन प्रभावित होगा और इसलिए वेतन भी प्रभावित होगा। जो कोई भी हमारे तरीके से काम करना पसंद नहीं करता वह हमेशा जा सकता है। कर्मचारियों के प्रति कंपनी का व्यवहार सटीक और निष्पक्ष होना चाहिए। यह स्वाभाविक रूप से फोरमैन और विभाग प्रमुखों दोनों के हित में है कि उनके विभागों से कम लोगों को निकाला जाए। अगर कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे अपनी कहानी बताने का पूरा मौका मिलता है। उसके पास पूरा सहारा है। बेशक अन्यथा होना अपरिहार्य है। कर्मचारी हमेशा अपने साथी कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष नहीं होते। दोषपूर्ण मानव स्वभाव कभी कभी हमारे अच्छे इरादों में बाधा डालता है। फोरमैन को हमेशा बात समझ में नहीं आती या वह उसका गलत अर्थ लगाता है, लेकिन कंपनी के इरादे वैसे ही होते हैं जैसा मैंने बताया है और हम उन्हें समझाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अनुपस्थिति के मामले में सबसे अधिक आग्रही होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से न तो आ सकता है और न ही जा सकता है। वह हमेशा फोरमैन को छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन यदि वह बिना सूचना के चला जाता है तो उसके वापस आने पर उसकी अनुपस्थिति के कारणों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और कभी-कभी चिकित्सा विभाग को संदर्भित किया जाता है। यदि उसके कारण अच्छे हैं तो उसे काम पर वापस आने की अनुमति दी जाती है। यदि वे अच्छे नहीं हैं तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को काम पर रखने में केवल उसका नाम, उसका पता, उसकी आयु, वह विवाहित है या अविवाहित, उसके आश्रितों की संख्या, क्या उसने कभी फोर्ड मोटर कंपनी के लिए काम किया है और उसकी दृष्टि और सुनने की स्थिति के बारे में जानकारी ली जाती है। उस व्यक्ति ने पहले क्या किया है, इस बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। लेकिन हमारे पास बेहतर लाभ नोटिस है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो हमारे पास आने से पहले किसी बिजनेस में रहा है, रोजगार विभाग में एक नोटिस दाखिल करता है जिसमें बताया जाता है कि वह बिजनेस क्या था। इस तरह जब हमें किसी भी प्रकार के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें प्रोडक्शन से तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। यह भी एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा उपकरण निर्माता और मोल्डर जल्दी से उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। मैं एक बार एक स्विस घड़ी निर्माता को चाहता था। कार्ड ने एक को ढूंढ निकाला। वह एक ड्रिल प्रेस चला रहा था। हीट ट्रीट विभाग को एक कुशल फायर ब्रिक लेयर की आवश्यकता थी। वह भी एक ड्रिल प्रेस पर पाया गया। वह अब एक जनरल इंस्पेक्टर है। व्यक्तिगत संपर्क बहुत ज्यादा नहीं होता। पुरुष अपना काम करके घर चले जाते हैं। फैक्ट्री कोई बैठक खाना नहीं है, लेकिन हम न्याय करने की कोशिश करते हैं और जबकि हाथ मिलाने के मामले में शायद ही कुछ हो, हमारे पास कोई पेशेवर हाथ मिलाने वाला नहीं है। साथ ही हम तुच्छ व्यक्तियों के लिए अवसर खोजने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इतने सारे विभाग हैं कि यह जगह अपने आप में एक दुनिया है। हर तरह के आदमी को इसमें कहीं न कहीं जगह मिल सकती है। पुरुषों के बीच लड़ाई को ही लें। पुरुष लड़ेंगे और आमतौर पर लड़ाई के कारण मौके पर ही उन्हें निकाल दिया जाता है। हम पाते हैं कि इससे लड़ने वालों की मदद नहीं होती। इससे वे बस हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं। इसलिए फोरमैन ऐसी सजाएं बनाने में काफी चतुर हो गए हैं जो पुरुष के परिवार से कुछ भी नहीं छीनेंगी और जिन्हें लागू करने का बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। एक बिंदु जो उच्च क्षमता के साथ साथ मानवीय उत्पादन के लिए बिल्कुल आवश्यक है, वह है स्वच्छ, अच्छी रोशनी और अच्छी तरह हवादार कारखाना। हमारी मशीनें एक दूसरे के बहुत करीब रखी जाती है। कारखाने में फर्श की हर एक फुट जगह जाहिर है एक ही ओवरहेड चार्ज वहन करती है। उपभोक्ता को मशीनों को 6 इंच भी अलग रखने के लिए अतिरिक्त ओवरहेड और
अतिरिक्त परिवहन का भुगतान करना होगा। हम प्रत्येक काम पर उस जगह की सटीक मात्रा मापते हैं जिसकी एक व्यक्ति को जरूरत है। उसे तंग नहीं होना चाहिए, यह बर्बादी होगी। लेकिन अगर वह और उसकी मशीन जरूरत से ज्यादा जगह घेरती है तो यह भी बर्बादी है। यह हमारी मशीनों को दुनिया की किसी भी दूसरी फैक्ट्री की तुलना में ज्यादा करीब लाता है। किसी अजनबी को वे एक दूसरे के ऊपर ढेर लग सकती है, लेकिन वे वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित है। न केवल संचालन के क्रम में, बल्कि हर व्यक्ति और हर मशीन को उसकी जरूरत के हिसाब से हर वर्ग इंच देने के लिए, और अगर संभव हो तो 1 वर्ग इंच और निश्चित रूप से 1 वर्ग फुट से ज्यादा नहीं। हमारी फैक्ट्री की इमारतों का इस्तेमाल पार्क के रूप में करने का इरादा नहीं है। निकट रखने के लिए अधिकतम सुरक्षा और वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। मशीन सुरक्षा अपने आप में एक विषय है। हम किसी भी मशीन को, चाहे वह कितनी भी कुशलता से अपना काम क्यों न कर रही हो, उचित मशीन नहीं मानते जब तक कि वह पूरी तरह से सुरक्षित न हो। हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे हम असुरक्षित मानते हो, लेकिन फिर भी कुछ दुर्घटनाएं हो ही जाती है। हर दुर्घटना, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उस उद्देश्य के लिए नियुक्त एक कुशल व्यक्ति द्वारा पता लगाई जाती है और मशीन का अध्ययन किया जाता है ताकि भविष्य में वही दुर्घटना असंभव हो जाए। जब हमने पुरानी इमारतें बनाई तो हमें वेंटिलेशन के बारे में इतना नहीं पता था जितना आज है। बाद की सभी इमारतों में सहायक स्तंभों को खोखला कर दिया जाता है और उनके माध्यम से खराब हवा को बाहर निकाला जाता है और अच्छी हवा को अंदर लाया जाता है। पूरे साल हर जगह लगभग एक समान तापमान रखा जाता है और दिन के उजाले में कहीं भी कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 700 लोगों को विशेष रूप से दुकानों को साफ रखने, खिड़कियों को धोने और सभी पेंट को ताजा रखने के लिए तैनात किया जाता है। अंधेरे कोनों, जो कफ को आमंत्रित करते हैं, उन्हें सफेद रंग से रंगा जाता है। सफाई के बिना कोई मनोबल नहीं हो सकता। हम अस्थायी सफाई को अस्थायी तरीकों से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा कोई कारण नहीं है कि फैक्ट्री में काम करना खतरनाक क्यों होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है या बहुत ज्यादा घंटों तक काम करता है तो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि दुर्घटनाएं हो सकती है। दुर्घटनाओं को रोकने के काम का एक हिस्सा इस मानसिक स्थिति से बचना है, दूसरा हिस्सा लापरवाही को रोकना है और तीसरा हिस्सा मशीनरी को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना है। विशेषज्ञों द्वारा वर्गीकृत दुर्घटनाओं के मुख्य कारण इस प्रकार है। नंबर 1, दोषपूर्ण संरचनाएं। नंबर 2, दोषपूर्ण मशीनें। नंबर 3, अपर्याप्त कमरा। नंबर 4, सुरक्षा उपायों का अभाव। नंबर 5, अस्वस्थ परिस्थितियां। नंबर 6, खराब रोशनी। नंबर 7, खराब हवा। नंबर 8, अनुपयुक्त कपड़े। नंबर 9, लापरवाही। नंबर 10, अज्ञानता। नंबर 11, मानसिक स्थिति। और नंबर 12, सहयोग की कमी। दोषपूर्ण संरचना, दोषपूर्ण मशीनरी, अपर्याप्त कमरा, गंदी परिस्थितियां, खराब रोशनी, खराब हवा, गलत मानसिक स्थिति और सहयोग की कमी के अलावा आसानी से निपट जाते हैं। कोई भी आदमी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता। मजदूरी से 10वां हिस्सा मानसिक समस्याओं का निपटारा हो जाता है और निर्माण बाकी समस्याओं से छुटकारा पा लेता है। फिर हमें अनुपयुक्त कपड़ों, लापरवाही और अज्ञानता से बचना होता है। जहां हमारे पास बेल्ट है, वहां यह और भी मुश्किल है। हमारे सभी नए निर्माण में प्रत्येक मशीन में अपनी अलग इलेक्ट्रिक मोटर है, लेकिन पुराने निर्माण में हमें बेल्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। हर बेल्ट सुरक्षित है। स्वचालित कन्वेयर के ऊपर पुल बनाए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को खतरनाक जगह से न गुजरना पड़े। जहां भी धातु के उड़ने की संभावना है, वहां कामगार को चश्मा पहनना जरूरी है और मशीन को जाल से घेरने से संभावना और भी कम हो जाती है। गर्म भट्टियों के चारों ओर हमने रेलिंग लगाई है। मशीन का कोई भी हिस्सा खुला नहीं है जिसमें कपड़े फंस सकें। सभी गलियारे साफ रखे गए हैं। ड्रा प्रेस के स्टार्टिंग स्विच बड़े लाल टैग द्वारा सुरक्षित होते हैं, जिन्हें स्विच चालू करने से पहले हटाना पड़ता है। इससे मशीन को बिना सोचे समझे चालू होने से रोका जा सकता है। कामगार अनुपयुक्त कपड़े पहनेंगे, टाई जो पुली में फंस सकती है, ढीली आस्तीन और सभी तरह के अनुपयुक्त सामान। मालिकों को इस पर नजर रखनी पड़ती है और वे अधिकांश उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ लेते हैं।
नई मशीनों को स्थापित करने की अनुमति देने से पहले हर तरह से उनका परीक्षण किया जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे पास व्यावहारिक रूप से कोई गंभीर दुर्घटना नहीं होती है। उद्योग को मानवीय क्षति की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।